जय हिंद एवरीवन। डिफेंस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका पॉलिटी का मेंटोर हूं। आज के पॉलिटी के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम में हर साल इस पर ऑल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक होगा हमारा प्रेसिडेंट और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। अब लेक्चर शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको वही चीज़ रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमारा एम जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड, पीवाईक्यू ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा। हमें एक्सपर्टीज डेवलप नहीं करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करनी है और फाउंडेशन स्ट्रांग रखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। दिस इज अबाउट मी, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। पहली चीज क्या है प्रेसिडेंट में? देखिए, प्रेसिडेंट ना यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। कहां पर आता है? पार्ट 5 में। आपको मैंने बताया था कि हर बार हमें पार्ट्स याद होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट में। तो पार्ट 5 में आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और आर्टिकल कहां से 52 टू 78 जो है वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट से, यूनियन एग्जीक्यूटिव से। आई एम सॉरी। सेकेंड इज, मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को मैंने क्या कहा था कि रियल पावर किसके हाथ में? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। और नॉमिनल पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। इसीलिए हम प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और प्रेसिडेंट जो है भारत का पहला नागरिक है। जैसे प्रेसिडेंट की वाइफ को हम पहली महिला कहेंगे और प्रेसिडेंट को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट सिटीजन, पहला नागरिक भारत का। तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें? थर्ड पॉइंट ये है कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो केम इमीडिएटली इनटू एग्जिस्टेंस सिंस द डे वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। याद कीजिए, प्रीएम्बल मैंने आपको पढ़ाया था कि वी डू हियर बाय अडॉप्ट एंड इनेक्ट and give to ourselves this constitution on the day of November 26, 1949। तो ये जो ऑफिस कब एग्जिस्टेंस में आया था? ये आया था 26 नवंबर 1949 को। इमीडिएटली जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एग्जिस्टेंस में आ गया था। नेक्स्ट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है। मैंने कहा था ना पार्ट 5 जो है वो रिलेटेड है टू यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी चीजें आएंगी? कौन कौन आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में? तो पहली चीज है प्रेसिडेंट, सेकंड इज वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फोर्थ इज प्राइम मिनिस्टर एंड फिफ्थ इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। तो ये तीन चीजें हो गई। और फिर चौथा मैंने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर भी, क्योंकि मुझे पता ही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय हुम? प्राइम मिनिस्टर। तो जब मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। नेक्स्ट इज, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ऑनरेबल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड ट्वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि हु वाज प्रेसिडेंट ट्वाइस, तो द आंसर शुड बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड इज हु संजीवन रेड्डी जो है, ऑनरेबल संजीवन रेड्डी जी, ही बिकेम प्रेसिडेंट अनअपोज्ड इन 1977। मतलब व्हेन ही कंटेस्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उनकी अपोजिशन में कोई इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ था। तो संजीवन रेड्डी जी बिकेम प्रेसिडेंट अनअपोज्ड। थर्ड इज जाकिर हुसैन जी जो है, ही डाइड इन ऑफिस। इट मींस दैट व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट ही डाइड। और उनको सक्सीड किसने करा था? वीवी गिरी ने करा था, हु बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो व्हेन जाकिर हुसैन डाइड, वीवी गिरी बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए इफ आई वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट। और अगर कोई किसी को भी कंटेस्ट करना है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन तो ये है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उन्हें सिटीजन भारत का नागरिक होना जरूरी है। सेकेंड चीज क्या होगी? उनकी एज, ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। मैंने क्या कहा? 35 साल। अब याद कीजिए, प्रेसिडेंट के लिए था तो गवर्नर के लिए क्या होगा? एक बार याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ही शुड बी 35 ईयर ऑफ एज। थर्ड इज ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब कि जो लोकसभा
जो भी लोकसभा के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना चाहता है उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती है। तो अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो मुझे क्वालिफिकेशंस भी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आई शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर मैं एलिजिबल हूं तभी मैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he must be at least 35 years of age, he must be eligible to become member of Lok Sabha। बाकी चीजें क्या है? He should not hold office of profit। क्या कहा है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, इफ आई हैव टू बिकम प्रेसिडेंट, तो मुझे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रखना है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट यूनियन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट स्टेट, ये सारी जो पोस्ट है इट शुड नॉट कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए कि मैं तमिलनाडु का गवर्नर हूं और मुझे कॉन्टेस्ट करना है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो वो जो पोजीशन है, वो जो पोस्ट है गवर्नर की, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए मैं असम का चीफ मिनिस्टर हूं, इफ आई वांट टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो मुझे ये कह के डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है दैट ये जो पोस्ट है चीफ मिनिस्टर की, इट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये इसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया, मैंने जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, आई वॉन दी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं ओथ लूंगा। आई विल टेक ओथ और अफर्मेशन। मैंने आपको ओथ और अफर्मेशन का डिफरेंस भी बताया था, ये भी एक बार आप याद करना कि मैंने क्या बताया था। तो मान लीजिए कि मुझे ओथ या अफर्मेशन लेनी है, तो हु विल एडमिनिस्टर दैट? तो उसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एडमिनिस्टर my oath when I am becoming president. As a president, if I have to take oath, who will administer my oath or affirmation? It will be Chief Justice of India. अब मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीमार है, वो उस समय पे जिस दिन डिसाइड है कि इस दिन प्रेसिडेंट ओथ लेंगे, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो फिर कौन एडमिनिस्टर करेगा ओथ? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी जज है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो ओथ एडमिनिस्टर करेगा। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस। तो पहली चीज क्या है? ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। पहली चीज ये है कि मैं ना तो सांसद होना चाहिए, मतलब कि आई शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, ना तो मुझे मेंबर होना है लोकसभा का, ना ही मुझे मेंबर होना है राज्यसभा का। तो अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो मान लीजिए कि मैं सांसद हूँ एंड इफ आई हैव टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो मुझे ना सांसद की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। उसी के बाद में मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए रन कर सकता हूँ। तो क्या कहा मैंने कि ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। सांसद भी और विधायक भी, मान लीजिए कि एमपी है तो एमपी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और अगर मैं मेंबर हूँ किसी का भी, या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हूँ या लेजिस्लेटिव काउंसिल का हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे लोकसभा राज्यसभा से मैंने रिजाइन किया, वैसे मुझे यहाँ से भी रिजाइन करना पड़ेगा, तभी मैं एलिजिबल होऊंगा फॉर द प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हमें कैसे पता चलेगा? ये पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए होंगे, उस लॉ में उन्होंने बताया होगा कि दिस विल कंसिडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड दिस पोस्ट विल नॉट बी कंसिडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो हमारे काम का नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रखना है। सेकेंड पॉइंट इज, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी बहुत रेयर है कि कोई चीज को डिफाइन करे, ये मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। थर्ड इज, ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस विच इज राष्ट्रपति भवन। तो जो सरकारी क्वार्टर होता है ना प्रेसिडेंट का, वो होता है राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में हो, न्यू दिल्ली में हो, तो एक बार देख के आना, बहुत ही खूबसूरत है राष्ट्रपति भवन। तो जो राष्ट्रपति भवन है
वो होगा ऑफिशियल रेसिडेंस किसका, प्रेसिडेंट का। और इस ऑफिशियल रेसिडेंस का उन्हें कोई भी रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना हूं, अगर ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी अभी प्रेसिडेंट है, तो उन्हें कोई भी रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आईपीएस हूं, आईएएस हूं, तो मुझे कुछ अमाउंट जो है वो रेंट पे करना पड़ता है मेरे सरकारी क्वार्टर का। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट कहता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, he is entitled to such emoluments, okay, allowances, okay, and privileges, okay, as may be determined by parliament। मैंने क्या कहा है कि उन्हें emoluments, जो भी उनकी बेसिक सैलरी है, अलाउंसेस हैं और प्रिविलेजेस हैं, वो एंजॉय करेंगे। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और उन्होंने बताया कि दिस आर द प्रिविलेजेस दैट विल बी एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट, these are the allowances that will be enjoyed by the president, these are the emoluments which will be enjoyed by the president। ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो जो emoluments, allowances and privileges वो enjoy कौन से करेंगे, जो कि पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है थ्रू ऑब्वियसली लॉ। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए ये जो emoluments, allowances है, इसको हम डिमिनिश नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, या मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी आज प्रेसिडेंट है, उनकी सैलरी है अराउंड 3 लाख रुपीस। अब 6 महीने बाद क्या होता है कि एक ऑर्डर आता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। वो ये कहते हैं कि जो इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस हैं उसे हम कम कर रहे हैं प्रेसिडेंट के। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि जो अभी 3 लाख रुपए इनकी इनकम है, सॉरी इनकी जो सैलरी है, इसको हम कर देते हैं 2.5 लाख रुपए, और जो भी अलाउंसेस उनको मिल रहे थे इसको भी हम कम कर रहे हैं। 10 अलाउंसेस मिल रहे हैं या फिर कुछ प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, 10 प्रिविलेजेस वो एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको 10 की जगह हमने 5 कर दिया। तो ये हमने क्या किया, उनको डिमिनिश कर दिया। अभी भी वो प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने 5 साल पूरे नहीं करे, वो अभी भी प्रेसिडेंट है, और हमने उसको डिमिनिश कर दिया। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो क्या है, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अगर ऐसा करते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो अब आपने कभी नोटिस किया है कि आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दिया हो? आपको पता होगा कि आपने आपके जो लोकल विधायक का जो इलेक्शन होगा, मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें आपने आपके लोकल सांसद के लिए वोट किया होगा, लोकल विधायक के लिए वोट किया होगा। लेकिन आपको कभी याद है कि आपने प्रेसिडेंट के लिए वोट किया हो? वो इसीलिए नहीं याद होगा क्योंकि आपने कभी दिया ही नहीं। क्योंकि प्रेसिडेंट, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब वो कैसे इलेक्टेड हो रहा है इनडायरेक्टली, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो जो वोटर होते हैं ना प्रेसिडेंट के, उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ये कौन कौन होता है? तो पहली चीज होगी, पहला जो है इसमें, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सेकेंड थिंग। Elected member of state legislative assembly, third thing. Fourth thing is elected members of union territories which have state legislative assembly, जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यही वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज आपको याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन कौन होता है, मैंने याद रखना, मैंने हमेशा कहा है इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है ना, इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। तो अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर्स हो लोकसभा के या नॉमिनेटेड मेंबर्स हो राज्यसभा के, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव वोट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स कहा है। और उसमें मैंने एक और चीज कही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैंने नाम ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रूल नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, क्योंकि आप कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वोट नहीं करते हो। जो उनके मेंबर्स हैं ना, उनके लिए कभी भी आप वोट नहीं करते हो। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्टोरल कॉलेज यू मस्ट रिमेंबर। सेकेंड थिंग इज आर्टिकल 55 एक चीज कहता है कि जो इलेक्शन होगा वो किससे होगा, बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आर्टिकल 55 कहता है। ये क्या होता है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ये पहला है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, बता दिया था मैंने आपको। सेकंड इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ये भी मैंने आपको बता दिया था। थर्ड इज
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसमें आप जम्मू एंड कश्मीर भी आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया इलेक्टोरल कॉलेज। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना ही लोकसभा के करते हैं, ना ही राज्यसभा के करते हैं, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बता दिया था मैंने आपको। उसके बाद में जो दिल्ली और पुदुचेरी में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था। अब ये भी मैंने आपको बता दिया था कि हाँ, एक जो रीजन है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का, ये आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों रखा है। हम इसको डायरेक्ट भी तो रख सकते थे, तो उसके कुछ रीजन है वो हम समझ लेते हैं। पहला रीजन है डायरेक्ट इलेक्शंस आर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। डायरेक्ट इलेक्शन पहली चीज ये है कि महंगा होगा और बहुत टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो कितना लंबा समय लगता है, उसमें 1-2 महीने का समय लग जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत एनर्जी टेकिंग भी होता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे काम नहीं कर पाते वो अपने, तो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली। सेकेंड इज फियर दैट डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट में बिकम सेंटर ऑफ पावर इन हिज ओन राइट। देखिए, अगर प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड है और प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्टली इलेक्टेड है, तो उन दोनों के बीच में ईगो क्लैश होने लगेगा ना। प्रेसिडेंट बोलेगा भाई मैं कहाँ का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हूं, मेरे पास में भी रियल पावर होना चाहिए क्योंकि मुझे तो लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर भी यही चीज बोलेगा कि यार मेरे पास में तो रियल पावर होनी चाहिए, और मेरे पास में तो रियल पावर है क्योंकि मुझे भी तो लोकसभा के थ्रू लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है। तो इससे क्या होगा कि सेंटर ऑफ पावर बन जाएगा प्रेसिडेंट अपना, और क्लैश होने लगेगा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। अभी क्या है, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम की पावर है उसके पास में, रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है। तो हमें भी पता है कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है तो इसलिए हमको उन्हें ज्यादा पावर नहीं देनी है, उन्हें बस नाम की पावर देके रखनी है। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कैन डिमांड रियल एंड सब्सटेंटिव पावर कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज इलेक्शन प्रोसेस। ये थोड़ा इलेक्शन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि पहले हमको देखना है, मैंने कहा था ना कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं, विधायक होते हैं। तो जो विधायक है, अब एमपी के विधायक भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, यूपी के विधायक भी करेंगे, आंध्र प्रदेश के विधायक भी करेंगे। तो क्या इनके जो वोट की वैल्यू है वो सेम होगी क्या, या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। तो जो वोट वैल्यू होती है एमएलएस की, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमारे लिए एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, इससे ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसमें वैल्यूज डालना शुरू करा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहली चीज़ क्या है इसमें, अब हम देख लेते हैं वोट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, जो विधायक है, विधायक की, एक सेकेंड, हेलो हेलो। हाँ बेटा, क्या हुआ बताओ। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ यार। अच्छा क्लास। इसमें था वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड। अब मान लीजिए कि एमपी है, तो एमपी की पॉपुलेशन मान लीजिए 50 करोड़ है, और एमपी की जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो 230 है, तो ये हो गया 230 टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। अब इसकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी, अरे इसकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी, और ये बनेगा वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए ऑफ एमपी। अब ऐसा हर एक स्टेट के लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो वोट वैल्यू है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की क्या है, हाईएस्ट वोट वैल्यू है, उत्तर प्रदेश इज हाईएस्ट वोट वैल्यू फॉर ईच ऑफ इट्स एमएलए, दैट इज 208, एंड द वैल्यू ऑफ 1 एमएलए's वोट इन महाराष्ट्र इज 175 है।
ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की जस्ट 8, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा सीट्स है नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, और उनकी पॉपुलेशन भी कम है, तो ऑब्वियसली जो है उनकी वोट वैल्यू कम आएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अब व्हाट अबाउट एमपी, सांसद का क्या सीन है। देखिए जो एमपीज है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी वोट वैल्यू अलग अलग नहीं होती। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के सांसदों की वोट वैल्यू अलग होगी और महाराष्ट्र के सांसद की वोट वैल्यू अलग होगी, नहीं, उनकी सेम ही होती है। अब उनकी वोट वैल्यू हमको कैसे पता चलेगी। उनकी वोट वैल्यू जो होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मान लीजिए कि अभी वो 540 है, और ये जो टोटल वोट वैल्यू है सारे एमएलए की जो हमने निकाल ली है, अपॉन में तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब 2022 में ये कितनी थी, ये अराउंड 700 थी, लेकिन हमने फिर क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर को हमने बना दिया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया था, तो इट वॉज, अच्छा अभी 700 है, जब उससे पहले 708 थी। इन 2022 द वैल्यू ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट इन द प्रेसिडेंशियल पोल वॉज 700 बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड अबॉलिशिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर इट वॉज 708, ठीक है। तो इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज सेम। ये मैं वही बताना चाह रहा था, आपको बस दो चीजें पता होनी चाहिए कि जो वोट वैल्यू है एमएलए की, वो डिपेंड करती है, वो स्टेट टू स्टेट वरी करती है, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी वोट वैल्यू सेम होती है। और ये फॉर्मूले आप याद रख लेना, इतना आप अगर इसमें वैल्यूज डालने पे घुसोगे तो बहुत ट्रिकी होता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 55 में मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 55, ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 55 क्या कहता है। आर्टिकल 55 ये कहता है प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विथ द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single transferable vote and by voting is by secret ballot। तो secret ballot में वोटिंग होगी, और कौन सा सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single transferable vote। ये क्या होता है इसको अभी याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाने जाऊंगा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और मुझे पता है आपको इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। तो आप बस इतना याद रखिए कि आर्टिकल 55 system of proportional representation by means of single transferable vote and voting is by secret ballot। आर्टिकल याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल डिस्प्यूट्स विथ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट्स हुआ, वो किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। किसी ने कहा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में धांधली हुई है, और वो धांधली हुई है इसीलिए मैं जो है हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास में इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, छोटा सा छोटा डिस्प्यूट अगर है और किसी को वो डिस्प्यूट सॉल्व करवाना है, या पिटिशन फाइल करनी है, या जुडिशरी के पास में जाना है, तो वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे, हाई कोर्ट के पास में नहीं जा सकते वो। तो इसकी अथॉरिटी किसके पास में है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को रिजॉल्व करने की, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, छोटा सा छोटा डिस्प्यूट भी अगर है, वो आया है, इमर्ज हुआ है, तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू सॉल्व इट, रिजॉल्व इट, सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, कोई व्यक्ति गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन गई, कोई एनजीओ ने पता लगाया कि ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है फ्रॉड इलेक्शंस थे, इसमें बहुत सारी धांधली हुई। अब किसी भी टाइप की धांधली हो सकती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए कि हुआ ऐसा। वो सुप्रीम कोर्ट के पास में गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अब क्या हुआ है कि कोर्ट को डिसाइड करने में टाइम लगेगा। मान लीजिए कि है ना 6 महीने हो गए हैं किसी को, ए इंडिविजुअल को, कि वो प्रेसिडेंट है। 6 महीने के बाद में जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि यार यहाँ पे धांधली हुई है, तो वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 1 साल लगा दिया, तो टोटल कितना साल टाइम हो गया, 1.5 साल हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया कि यस देयर वाज अ, मतलब कि इशू था, देयर वाज धांधली इन दी प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड दैट इज व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको वॉइड। तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो मैं जिस इलेक्शन से प्रेसिडेंट बना हूं, तो मैं भी अब आई विल नो लॉन्गर रिमेन अ प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक बात है। बट व्हाट अबाउट द वर्क्स आई डिड। मान लीजिए कि उस समय पे पार्लियामेंट ने कोई इंपॉर्टेंट बिल पास कर दिया,
उन्होंने बोला वन चाइल्ड पॉलिसी वाला पार्लियामेंट ने बिल पास किया, और बिल पास करने के बाद में एक्ट बनने के लिए उसे प्रेसिडेंट की असेंट तो जरूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने उसकी असेंट दे दिया, एज अ प्रेसिडेंट आई हैव गिवन द असेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो इट बिकम एन एक्ट। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन था, लेकिन मैं जो प्रेसिडेंट बना हूं, मैं तो धांधली से बना हूं। तो व्हाट अबाउट द एक्ट्स डन बाय द प्रेसिडेंट, व्हाट अबाउट द एक्शन डन बाय मी इन माय ऑफिशियल कैपेसिटी एज अ प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कहना है कि वो जितने भी एक्शंस मैंने लिए हैं, इवन दो माय इलेक्शन वाज डिक्लेयर्ड वॉइड, वो पूरे की पूरे लीगल होंगे, इट विल रिमेन इन फोर्स, even though I will not remain president, even though my election was declared void by Supreme Court। ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड void by Supreme Court, acts done by him before date of such declaration of Supreme Court are not invalidated and continue to remain in force। वही चीज है जो मैंने आपको बताई है। अब टर्म क्या होगा प्रेसिडेंट का, इफ आई एम बिकमिंग प्रेसिडेंट, मैं कितने साल तक प्रेसिडेंट रहूंगा? तो पहली चीज है आई विल रिमेन प्रेसिडेंट फॉर 5 years। तो फर्स्ट थिंग इज 5 year। अब मान लीजिए कि सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, मान लीजिए कि आई एम प्रेसिडेंट और मैंने अपना 5 साल, द्रौपदी मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू जी का टेन्योर जो है 5 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब कोविड आ गया, कोविड आ गया तो इलेक्शंस होना मुश्किल हो गया, वापस से कोविड आ गया, नई टाइप का, चाइना ने कुछ मस्ती करी, उसकी वजह से कोई नया वायरस आ गया है और लॉकडाउन हमने इम्पोज किया है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शंस मान, अब कोई नॉर्मल चीज़ें ही हम कर नहीं पा रहे हैं, हम किराने की दुकान पे नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन लग गया है, तो जब नॉर्मल चीज़ें नहीं हो पा रही है तो इलेक्शन जैसी एक्सपेंसिव थिंग, इलेक्शन जैसी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कैसे करवाई जा सकती है? तो उस समय पर मान लीजिए 5 साल हो गए द्रौपदी मुर्मू जी को, अब नया इलेक्शन हो नहीं पा रहा है 1-1.5 साल तक, तो जब तक कि उनका जो सक्सेसर है वो नहीं आ रहा है, जब तक कि नया प्रेसिडेंट हम इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक द्रौपदी मुर्मू जी विल रिमेन प्रेसिडेंट। 5 साल भले अब वो 6 साल रहे, 6.5 साल रहे, 7 साल रहे, इट डजंट मैटर, उन्होंने अपने 5 साल पूरे कर लिए। लेकिन क्योंकि किसी कारणवश, जबरदस्ती तो नहीं है, कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसे हम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, और क्योंकि अब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी विल रिमेन प्रेसिडेंट as long as her successor is not coming up and occupying the office of president। ये वही चीजें लिखी हुई है। थर्ड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मान लीजिए कल को प्रतिभा पाटिल जी wants to become president again, तो she wants to run for contest election of president, तो किसी भी नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। द्रौपदी मुर्मू जी को वापस से कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो वापस कर सकते हैं, फिर वापस करना है, फिर वापस करना है, तो रीअपियर हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई लिमिटेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज रिजाइनिंग इज ऑफिस बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। इस द्रौपदी मुर्मू जी को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको टेंडर करेंगे? वो टेंडर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इन्फॉर्म करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा को दैट आई गॉट द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और ये जो स्पीकर है वो इन्फॉर्म करेगा पार्लियामेंट को कि प्रेसिडेंट हैज रिजाइंड एंड शी गेव हर रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैज इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द रेजिग्नेशन एंड नाउ आई एम इन्फॉर्मिंग द होल हाउस। ये याद होना चाहिए। तो ये दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट हैज टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन, और आर्टिकल 56 है। नेक्स्ट इज कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। इम्पीच्ड का मतलब क्या है? इम्पीच जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है फॉर रिमूवल। इसका सिंपल सा मतलब है कि क्या प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है, क्या प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट, मान लीजिए 5 साल पूरे होने से पहले अगर द्रौपदी मुर्मू जी को अगर हमें उनकी पोस्ट से इम्पीच करना है, उनकी पोस्ट से, प्रेसिडेंट की पोस्ट से अगर उन्हें हमें हटाना है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हाँ किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन में द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाया जा सकता है, मतलब कि किसी को भी प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाया जा सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है। वो क्या है? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट किया है तभी जाकर उन्हें हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता है। ये कौन कह रहा है? इम्पीचमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर वो इनएलिजिबल हो रहे हैं, रेजिग्नेशन कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर रहा है, इलीगल डिक्लेयर कर रहा है, वो अलग बात है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन
वो एलिजिबल भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है, कोई उनके इलेक्शन को इलीगल नहीं कहा है। ऐसी पोजीशन है, ऐसी कंडीशन में क्या प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है? तो किया जा सकता है ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगेन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। द फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही चीज लिखी हुई है मैंने। और इसका आर्टिकल कौन सा है इम्पीचमेंट का, ये भी याद होना चाहिए। 55 क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 56 क्या था? टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, कितने साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे। और आर्टिकल 61 क्या है? आर्टिकल 61 इज टॉकिंग अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं ये। और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएगा। अब मान लीजिए कि इम्पीचमेंट की रिमूवल की प्रोसेस हमें स्टार्ट करनी है, तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे? रिमूवल की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए रिमूवल की प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में स्टार्ट होगी। अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा है और लोकसभा है, तो किसी भी हाउस में हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या याद होनी चाहिए कि जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है कैन बी इनिशिएटेड एट आइदर हाउस। इट कुड बी लोकसभा, इट कुड बी राज्यसभा। तो यही चीज इसमें लिखी है। सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए? जब हम ये इनिशिएट कर रहे हैं, है ना, तो पहले हमको 14 दिन पहले नोटिस इशू करना पड़ेगा। और ये जो मोशन इनिशिएट करने के लिए भी, मान लीजिए कि मुझे ना प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए इनिशिएट करना, तो मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए। 1/4 मेंबर का मुझे सपोर्ट चाहिए। 1/4 मेंबर ने मेरा जो इनिशिएशन है उसको साइन किया कि अच्छा हाँ अपन इनिशिएट करते हैं इम्पीचमेंट की प्रोसेस। अपन एक एप्लीकेशन डालते हैं, हम सब एक एप्लीकेशन डालते हैं कि हमें प्रेसिडेंट को इनिशिएट करना। और हम सब लोगों ने मिलकर 1/4 मेंबर को इकट्ठा किया और उनका अग्रीमेंट लिया और उन्होंने एक इनिशिएशन पे साइन किया। अब मैं गया लोकसभा के स्पीकर के पास में या राज्यसभा के चेयरमैन के पास में, उन्होंने देखा कि हाँ 1/4 मेंबर है, तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी। और उससे भी पहले हमें 14 दिन का नोटिस किसको देना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा कि वी विल स्टार्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है। 1/4 मेंबर याद होना चाहिए, साइन बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, और 14 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। थर्ड पॉइंट इज, ये जो अब इनिशिएशन स्टार्ट हो गया है ना हाउस में, ये जो इनिशिएशन क्यों किया गया था? ये इनिशिएशन इसलिए किया गया था, हमको अग्रीमेंट चाहिए था कि हमें प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करनी है। क्या करना है? इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करनी है। इसके लिए ही हमें 1/4 मेंबर की जरूरत थी, इसी के लिए हमें 1/4 मेंबर के सपोर्ट की जरूरत थी। अब ये हमें मिल गई है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें सहमति मिल गई है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए मैंने एक रिजोल्यूशन मूव किया। अब ये रिजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। कौन सी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए? आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, और इसमें कौन सी मेजॉरिटी लगेगी? स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज total majority 50% of total members and 2/3 of member present in voting in favor। तो याद रखना स्पेशल मेजॉरिटी, जो हम फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है ना, उसी के लिए हमें अगर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट करनी तो यहाँ पे भी लगे, क्योंकि इट इज़ अ टफ प्रोसेस। और इसीलिए बहुत टफ बनाया है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। ऐसा होता तो फिर सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, लेकिन हमें याद होना चाहिए इट इज़ अ स्पेशल मेजॉरिटी। तो रिजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ये है थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? अब मान लीजिए कि रिजोल्यूशन वोटिंग चल रही है और डिस्कशन हो रहा है कि प्रेसिडेंट ने वेदर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है कि नहीं किया है, तब प्रेसिडेंट जो है वो हाउस में अपीयर हो सकता है। प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर, और वो रिप्रेजेंट कर सकता है खुद को सच इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनके लिए हाउस में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो उस समय पर प्रेसिडेंट जो है उनको मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकता है। मतलब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो प्रेसिडेंट खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रेसिडेंट अपीयर हो सकता है हाउस के सामने। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? इन्वेस्टिगेशन मे बी मेड बाय आइदर कैन बी मेड बाय इन्वेस्टिगेशन कैन बी मेड बाय आइदर हाउस इटसेल्फ और बाय सम अदर एजेंसी। ये जो इन्वेस्टिगेशन है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, या तो हाउस खुद से कर सकता है या हाउस एक अदर एजेंसी को बोल सकता है कि आप ये काम कीजिए, एज द हाउस में डायरेक्ट। सिक्स्थ पॉइंट इज ऑल द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये एक थोड़ी सी अच्छी चीज है।
मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और राज्यसभा के, लोकसभा के, और दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन अब रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, तो कहाँ पे चल रहा है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स भी आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आते हैं। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसमें कौन पार्ट कर रहा है, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन बाकी के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स है उनका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का रोल होता है और उनके मेंबर्स का रोल होता है। और मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर भी वोट कर रहे हैं इम्पीचमेंट के लिए और नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट कर रहे हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये थोड़ा सा माइंड में रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये मैंने बता दिया था आपको, नॉमिनेटेड मेंबर्स वाली बात है। उसके बाद में ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर डू नॉट पार्टिसिपेट। और ये एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन सो फार इम्पीच्ड, कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीच नहीं हुआ है। टर्म्स एंड वैकेंसी, व्हाट इज दिस? प्रेसिडेंट सर्व्स अ टर्म ऑफ 5 years, ये हमने अभी देखा था। कब तक करता है? फ्रॉम द डेट दे टेक ऑफिस। मान लीजिए कि मैंने 12 जून को, द्रौपदी मुर्मू जी ने 12 जून को वो प्रेसिडेंट की पोजीशन ऑक्यूपाई करी है, तो वो 12 जून से फॉर्मली प्रेसिडेंट है, तो वो वहां से 5 साल तक रहेंगे। ऐसा नहीं जिस दिन इलेक्शन हुआ तब से, व्हेन दे टेक द ऑफिस। हाउएवर दे कैन रिजाइन एनी टाइम, कभी भी वो रिजाइन कर सकते हैं। और रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। नेक्स्ट इज, अब प्रेसिडेंट की वैकेंसी कैसे आएगी, मतलब वैकेंसी आएगी कैसे? व्हेन विल बी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिकम वैकेंट? पहली चीज तो सिंपल है, रेजिग्नेशन से। दूसरी चीज है बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस। तीसरी चीज है बाय डेथ। चौथी चीज है बाय डिस्क्वालिफिकेशन। पांचवी चीज मैंने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया वॉइड। तो ये कुछ रीजंस है ना, बहुत सिंपल से रीजन ही है। अब वैकेंसी इन द कैसे होगा, मतलब कि 5 साल पूरे हो गए हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 years, 5 साल पूरे हो गए। सेकंड, बाय रेजिग्नेशन, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो। थर्ड, ऑन हिज रिमूवल से, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अगर उनकी मृत्यु हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वीवी गिरी बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट, किसकी डेथ की वजह से बने थे वो। फिफ्थ इज अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड, अगर वो किसी भी कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ ऑफिस फॉल वेकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, इलेक्शन हैज टू बी हेल्ड विद इन 6 months। मान लीजिए कि 12 जनवरी को कोई प्रेसिडेंट बना है ना, नहीं, 12 जनवरी को जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो खाली हुई है, किसकी वजह से? या तो रेजिग्नेशन की वजह से, या रिमूवल की वजह से, या उनकी मृत्यु की वजह से, या अदरवाइज किसी भी कारण से वो खाली हुई है। तो इलेक्शन कब होगा? 6 महीने के अंदर अंदर करवाना पड़ेगा, 12 जनवरी से लेकर। 12 जनवरी से 6 महीने कब तक हो रहे, उसके पहले पहले हमें इलेक्शन करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट इज, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अब उन 6 महीनों के लिए क्या होगा? मान लीजिए कि इलेक्शन करवाने में एटलीस्ट कंप्लीटली 6 महीने लग रहे हैं, पूरे के पूरे 6 महीने लग रहे हैं, तो तब तक क्या प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रहेगी या नहीं रहेगी? तो उस समय पर ऐसा होगा तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। मैंने बताया था ना, वीवी गिरी बिकेम एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑन डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रेसिडेंट, वीवी गिरी बिकेम एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो वो कब तक रह सकता है? 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट रह सकता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर हमें इलेक्शन कंडक्ट करके एक नया प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा। कब? अगर डेथ हो रही है, रेजिग्नेशन है या रिमूवल है तो। और जो न्यू प्रेसिडेंट है वो पूरे के पूरे 5 साल एंजॉय करेगा। मान लीजिए कि 12 जनवरी से 12 जून तक है, 12 जून को नया प्रेसिडेंट आया है, तो वो 12 जून से ही फिर डिसाइड होगा कि आपके 5 साल कितने होते हैं। इफ वैकेंसी इज कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म of the sitting president, then election must be completed before the expiration of term. No scope for the vice president getting a chance to elect president in this case. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए प्रेसिडेंट के, तो क्या होगा?
मान लीजिए कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उससे पहले 4.5 साल हुए हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, 4.5 साल हुए, और उसी के समय पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमने कंडक्ट करवा दिए, ताकि जो है वो जैसे ही उनका टेन्योर खत्म हो तभी हम नए प्रेसिडेंट को पोजीशन पे, मतलब ऑफिस पे बिठा दें। और ऐसे समय पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट नहीं बनता। वो कौन प्रेसिडेंट रहेगा? जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो 5 साल के लिए, लेकिन कोविड की कंडीशन आ गई है, कोविड आ गया है तो इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो 6 साल के लिए भी रह सकते हैं, 6.5 साल के लिए भी हो सकते हैं, 5.5 साल के लिए भी हो सकते हैं। उस समय पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। अगर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से पहले पहले, मतलब वो 5 साल हो गए हैं और 5 साल होने के बाद भी जो है वो इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं प्रेसिडेंट के, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बनता। वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट बनेगा? डेथ में, रिमूवल में, रेजिग्नेशन में, और किसी अदर ग्राउंड से प्रेसिडेंट को हमने निकाला है तब, और वो भी ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक? सिर्फ 6 महीने तक। नेक्स्ट इज इफ वाइस प्रेसिडेंट, अब मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वैकेंट है, तब क्या होगा? तब बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बिकम प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, अब वाइस प्रेसिडेंट भी उस समय पे कोई नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, खाली पड़ी हुई है, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है। ऐसा नहीं होता। फिर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपका दूसरा सवाल ये आएगा कि सीजीआई भी अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मान लीजिए 30 है, तो 30 में से जो है कोई ना कोई तो बन ही सकता है सीनियर, तो वो हो जाएगा। ठीक है। इफ वाइस प्रेसिडेंट वेकेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अवेलेबल, will act as a president, or he will enjoy all the powers and immunities as well as salary, allowances and privileges available to the president. जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट है, तो वो सारे राइट्स एंजॉय करेंगे, वो सारी चीजें एंजॉय करेंगे जो कि एक प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। मतलब कि वो उस टाइम पर एक्चुअल प्रेसिडेंट होंगे। ऐसा नहीं कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, लेकिन वो है तो प्रेसिडेंट ही ना। तो वो सारे जो प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, सैलरी, इमोल्यूमेंट्स जो एक प्रेसिडेंट एंजॉय करता है, वही की वही सेम चीज़ें जो हैं वो उस समय पर एक्टिंग प्रेसिडेंट एंजॉय करेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो हम इन्हें सारी चीज़ें नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन उनको ट्रीट ही प्रेसिडेंट की तरह करेगा। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल प्रिविलेजेस। ये भी मैंने आपको जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़ाए थे तब पढ़ाया था मैंने आपको। ही इज नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज। मतलब एज अ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कोई भी डिसीजंस लिए हैं, कोई भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करे हैं, कोई भी अपनी ड्यूटीज़ को वो किया है, फुलफिल किया है, तो उसके लिए वो एंसरेबल नहीं होगी किसी भी कोर्ट को, जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सेकेंड पॉइंट, ही इज नॉट एमेनेबल टू एनी मैंडेट, रिट और डायरेक्शन फ्रॉम एनी कोर्ट। मैंने आपको बताया था ना कि रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, इवन अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इशू करता है रिट, तो उनके खिलाफ रिट इशू नहीं हो सकती, डायरेक्शन इशू नहीं हो सकता है। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज he enjoys personal immunity under article 361 from legal liabilities of his official acts of commission। ये मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था, आर्टिकल 14 पढ़ाया था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। ये he is immune from any criminal proceedings, ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये however civil proceedings ये भी मैंने डिस्कस किया था, तो ये अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। अब इसमें एक चीज ये है कि मान लीजिए कि इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट पार्लियामेंट में, तो उस समय पर प्रेसिडेंट से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। जब प्रेसिडेंट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसेस, तब उनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। तब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं आई एम नॉट एंसरेबल टू यू, आई एम नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट, बट आपकी इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रही है तो ये क्या होना चाहिए? अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन एनी एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। उन्होंने कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया, उन्होंने कोई पर्टिकुलर बिल को, वन चाइल्ड पॉलिसी वाले बिल को असेंट उन्होंने दिया,
तो जो पर्टिकुलर एमपी है, मान लीजिए राहुल गांधी है, राहुल गांधी कैन क्वेश्चन द्रौपदी मुर्मू जी दैट व्हाई डिड यू गिव असेंट टू दिस बिल, व्हाट वाज द नीड फॉर इट। आप उसको रिकंसिडर करने के लिए रिटर्न भी कर सकते थे, ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, जो जितनी भी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, ये सारी हमें याद होनी चाहिए। क्या है एग्जीक्यूटिव पावर? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी एक्शंस ले रही है वो किसके नाम पर ले रही है? प्रेसिडेंट के नाम पर ले रही है। ये मैंने जब आपको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था, तब मैंने आपको डिस्कस किया था अच्छे से कि नाम की पावर है प्रेसिडेंट के पास में। आप सारा काम कर रहे हो, लेकिन किसके नाम से कर रहे हो? आपके पापा के नाम से कर रहे हो। तो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसके नाम पर टेकन है? फॉर्मली टेकन इन हिज और हर नेम। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट क्या है? ही और शी कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर in which order and other instruments made and executed in his or her name shall be authenticated। सिंपल है ये भी, वो रूल बना सकती है मैनर स्पेसिफाई करने के लिए। थर्ड पॉइंट, he she can make rules for more convenient transactions of business of the union government and allocation of said business among the ministers। यूनियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के बीच में अच्छे से कॉन्वर्जेशन हो, उसके लिए वो रूल बना सकता है, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है वो। और इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के साथ में भी जो प्रेसिडेंट का कम्युनिकेशन मेंटेन रहे, उसके लिए रूल्स बना सकते हैं, प्रेसिडेंट बना सकता है, यही चीज़ कही है उन्होंने। फोर्थ, ही शी अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज और हर प्लेजर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सांसद इलेक्ट करते हो, आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं करते हो। उन सांसदों में से कोई एक जो है, मान लीजिए रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी के बहुत सारे सांसद हो गए, बीजेपी गॉट द मेजॉरिटी एमपीज जो है बीजेपी के पास में, तो इस बीजेपी के में से जो है बीजेपी वाले जो है डिसाइड करेंगे कि हम जो है ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब जो है प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी कौन इलेक्ट कर रहा है? प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहा है, बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये भी जब मैंने आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था तब डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है। तो ये हमें याद होना चाहिए, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, ये जो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ही शी अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट के, एमपी का गवर्नर अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी वही अपॉइंट करता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी उसी को अपॉइंट करता है। जो इलेक्शन कमीशन के चीफ होते हैं, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, इन सभी लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज he she can seek any information relating to administration of affair of union and proposal for legislation from prime minister। वही चीज है कि प्राइम मिनिस्टर से वो डिस्कस कर सकता है कि अभी क्या चल रहा है, आप जो है वन चाइल्ड पॉलिसी का बिल कब लेके आ रहे हो, आप इसे जल्दी लेके आओ, या फिर अगर आप लेके आए हो तो उसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस कर सकता है प्रेसिडेंट। वही चीज दी हुई है। सिक्स्थ पॉइंट, he she can seek any information relating to administration of affair of union। ये सेम ही चीज लिखी हुई है इसमें, सॉरी। नेक्स्ट इज ही शी कैन रिक्वायर प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय काउंसिल। मतलब ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर से बोलेगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोलेगा कि किसी भी मैटर पे डिसीजन ले लिया है लेकिन अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं किया है, तो वही चीज़ है। सिंपल है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इज he she can appoint a commission to investigate the condition of backward class। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई कमीशन अपॉइंट होता है, तो कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एग्जाम्पल के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी जो है, शायद मंडल कमीशन भी अपॉइंट किया गया था इसी के थ्रू, तो ये याद होना चाहिए।
ही शी कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल, ये याद होना चाहिए कि इंटर स्टेट काउंसिल कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, और प्रमोट करेगा सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन को। सिंपल था। लेजिस्लेटिव पावर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, वी हैव डिस्कस दिस। उसके बाद में समन करता है हाउसेस को, बोथ हाउसेस को समन करता है, मतलब बुलाता है कि अच्छा अब आप मीटिंग कीजिए ट्वाइस अ ईयर। कब? ट्वाइस अ ईयर, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 12 महीने में 2 बार तो करना ही पड़ेगा, बुलाना ही पड़ेगा। और प्रोरोग आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। समन करता है और प्रोरोग करता है। ये समन क्या होता है, प्रोरोग क्या होता है, ये हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज समन बोथ हाउसेस फॉर जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग के लिए भी कौन समन करेगा? प्रेसिडेंट समन करेगा। फोर्थ पॉइंट, एट कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन प्रेसिडेंट डिलीवर्स एन एड्रेस। अभी रिसेंटली एनडीए जो है, मतलब बीजेपी जो है, वो यूनियन में वापस से इलेक्ट होके आई है 2023 में जो इलेक्शन हुआ। तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी लोकसभा की या राज्यसभा की या फिर दोनों की, उसमें जो पहला एड्रेस होता है वो प्रेसिडेंट डिलीवर करता है। ये चेक करना एक बार। एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के बाद में, मतलब लोकसभा के इलेक्शन के बाद में प्रेसिडेंट डिलीवर करेगा एड्रेस। फिफ्थ, अपॉइंट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर व्हेन ऑफिस इज वैकेंट। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के करता है जब खाली होते हैं। नॉमिनेट 12 पर्सनालिटी टू राज्यसभा। राज्यसभा में 12 पर्सनालिटी नॉमिनेट करता है, ये याद होना चाहिए। कितनी पर्सनालिटी है? 12 पर्सनालिटी। वो 8, जैसे जावेद अख्तर जी थे तो ही वॉज नॉमिनेटेड मेंबर। सचिन तेंदुलकर जो थे ही वॉज अ नॉमिनेटेड मेंबर, ही वॉज नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड। 7th, डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ आइदर हाउस विथ इलेक्शन कमीशन। मतलब कि जो राज्यसभा के एमपीज हैं, लोकसभा के एमपीज हैं, उनका कुछ डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर आया है तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है किसके साथ में? इलेक्शन कमीशन के साथ में। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट की हेल्प करता है कि वेदर वो जो मेंबर है वो एक्चुअली में डिस्क्वालीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये भी हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी बिल passed by the parliament must receive the president's assent before it can become an act। पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया, अब वो एक्ट कब बनेगा? जब उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी तब, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट, अपनी असेंट दे सकता है, ओके। विदहोल्ड हिज असेंट, अपनी असेंट को रोक सकता है। थर्ड, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय पार्लियामेंट विथ हिज ओन सजेशन, ओके। मतलब कि वो बिल को वापस भेज सकता है। वन चाइल्ड पॉलिसी वाले बिल को उन्होंने वापस भेज दिया कि यार एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लो, ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बट प्रेसिडेंट कैन नॉट डू दिस विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल, ठीक है। मनी बिल आया प्रेसिडेंट के पास में तो वो वापस भेज नहीं सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए तो एक ही चॉइस है प्रेसिडेंट के पास में कि उनको असेंट देना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया और वो पास कर दिया तो द्रौपदी मुर्मू जी मस्ट गिव हर असेंट टू दैट बिल, शी डू नॉट हैव एनी चॉइस। व्हेन प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल, अब मान लीजिए कि नॉर्मल बिल है, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी का बिल है। व्हेन प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल, प्रेसिडेंट ने अपना बिल रिटर्न किया, मतलब सॉरी प्रेसिडेंट ने जो पार्लियामेंट का बिल था वो रिटर्न किया, तो पार्लियामेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट कोई चेंजेस कर सकता है, कोई चेंज करके पास कर सकता है, बिना चेंज करे पास कर सकता है। अब वापस से वही बिल आया, मतलब मान लो डिट्टो का डिट्टो वही बिल आ गया। जो प्रेसिडेंट ने बोला यार मुझे जो क्लॉज 5 है और क्लॉज 7 है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो एक बार इसके ऊपर आप रीथिंक कर लीजिए पार्लियामेंट ने बोला ठीक है रीथिंक करते हैं। पार्लियामेंट के जो एमपीज थे लोकसभा राज्यसभा, उन्होंने बोला नहीं यार ये बढ़िया है, प्रेसिडेंट का थोड़ा सा लैप्स ऑफ जजमेंट है, हमको नहीं लगता, इवन दो प्रेसिडेंट को लग रहा है गलत बट हमको लगता है कि नहीं ये सही है, तो हम तो वापस से यही बिल भेज रहे हैं, तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट। अब प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन पार्लियामेंट रिटर्न द बिल देन पार्लियामेंट मे एक्सेप्ट हिज सजेशन और रिजेक्ट हिज सजेशन, बट इफ इट इज अगेन सेंट फॉर प्रेसिडेंट असेंट, प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट। अब प्रेसिडेंट के पास में कोई चारा नहीं है। एक बार उन्होंने बिल रिटर्न कर दिया, अब वापस से बिल आया है, वही बिल आया वो कैसे भी आया हो,
नए मॉडिफाई होके आया हो, सेम आया हो, और भी कोई चीज हुई हो, अब प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा, कंपलसरी है। नेक्स्ट इज व्हेन अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब मान लीजिए कि है ना, स्टेट लेजिस्लेचर भी तो बिल पास कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया और गवर्नर के पास में गया, तो गवर्नर के पास में क्या होता है, गवर्नर जो है उसने रिजर्व कर लिया बिल। क्यों रिजर्व कर लिया, उसने बोला कि मुझे प्रेसिडेंट को दिखाना है बिल, तो अब जो वो बिल है स्टेट लेजिस्लेचर का बिल, वो प्रेसिडेंट के पास में गया। अब प्रेसिडेंट के पास में क्या चॉइसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। When a bill is passed by state legislature, जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, बट इट इज रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट असेंट दे सकता है, प्रेसिडेंट अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सकता है। थर्ड क्या है, गवर्नर डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। गवर्नर को कह सकता है कि बिल रिटर्न कर दो, लेकिन ये रिटर्न क्या नहीं हो सकता, मनी बिल रिटर्न नहीं हो सकता। स्टेट लेजिस्लेचर ने मनी बिल भेजा है ना, तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं कर सकता गवर्नर को बुलवा के कि ये मनी बिल है, इसको रिटर्न करो, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इफ अ बिल इज पास्ड अगेन बाय स्टेट लेजिस्लेचर। मनी बिल को छोड़ के स्टेट लेके आया यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल जो है एमपी लेके आया, उसको गवर्नर ने रिजर्व किया। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या तो विदहोल्ड कर सकता है, या असेंट दे सकता है, या गवर्नर को कहेगा कि वापस से इसको रिटर्न करो। अब रिटर्न करने के बाद में वापस से वही बिल आया, तो क्या होता, पार्लियामेंट के टाइम पर तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ता, लेकिन अब स्टेट लेजिस्लेचर के टाइम पे क्या होगा, प्रेसिडेंट को असेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोले ठीक है नहीं देना मेरे को असेंट, वो पार्लियामेंट के टाइम पे देना पड़ेगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के टाइम पे अगर वो रिटर्न करके वापस से बिल आ रहा है, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल वापस से आ रहा है, उसको प्रेसिडेंट को असेंट देने की कोई जरूरत नहीं, ही इज नॉट बाउंड, ही इज नॉट ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट इज ही कैन मेक रेगुलेशंस। वो रेगुलेशंस बना सकता है फॉर कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दादर एंड नागर हवेली के लिए, दमन एंड दीव के लिए, पुदुचेरी के लिए। वो कब बना सकता है, प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट, प्रेसिडेंट जो है वो लॉ बना सकता है पुदुचेरी में, जब जो पुदुचेरी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड है या डिसॉल्व है। नेक्स्ट, ही लेज द रिपोर्ट ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग की रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट में रखता है, यूपीएससी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेगा, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेगा, और भी दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जो भी रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। कौन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अब देयर आर सर्टेन बिल्स विच नीड्स प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन से बिल होते हैं, बिल दैट सीक्स टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड नेम्स ऑफ द स्टेट। याद कीजिए आर्टिकल 3-4, आर्टिकल 2-3-4। अगर बिल का नाम, अगर स्टेट का नाम चेंज करना है, वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करना है, और वो बिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके पहले प्रेसिडेंट की जो सजेशन है उसकी जरूरत होगी। सेकंड, मनी बिल। मनी बिल के लिए भी पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। फाइनेंस बिल के लिए भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगी। थर्ड पॉइंट, बिल इन्वॉल्विंग टैक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स। बिल जिसमें टैक्सेशन इन्वॉल्व है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है स्टेट के लिए, उसमें भी आपको प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की। फोर्थ, बिल दैट सीक्स टू रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कोई बिल पार्लियामेंट चाह रहा है जिससे फ्रीडम ऑफ ट्रेड स्टेट का रेस्ट्रिक्ट होता है, तो उसके लिए भी प्रायर परमिशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट की, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर। प्रेसिडेंट के पास में फाइनेंशियल पावर भी होती है। क्या है ये, बताया ना, प्रायर रिकमेंड, मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। अगर पार्लियामेंट में मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की। सेकंड, ले बिफोर पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज आर्टिकल 112। ये जो पार्लियामेंट में क्या रखेगा, बजट, कौन प्रेजेंट करेगा, प्रेसिडेंट प्रेजेंट करेगा। थर्ड, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। ये रट लेना, पार्लियामेंट में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फोर्थ, he can make advances out of contingency fund of India to meet unforeseen expenditure। contingency fund of India करके एक अकाउंट होता है, उसमें से पैसे निकाल सकता है प्रेसिडेंट। क्यों, कुछ आकस्मिक, जैसे मान लीजिए कोविड में कुछ खर्चा बढ़ गया
तो उस समय पे कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड होता है। नेक्स्ट, ही कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन फॉर एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। वो फाइनेंस कमीशन बनाता है हर 5 साल में। कौन कंस्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट बनाता है। जुडिशियल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर देख ली, फाइनेंशियल पावर देख ली, एग्जीक्यूटिव पावर देख ली, अब जुडिशियल पावर देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को भी वो अपॉइंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दी है इसे जरूरी नहीं है कि उनको प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। थर्ड, ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ये हम अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है इसका मतलब, कहां कहां पे, वेयर द पनिशमेंट जो है और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। इवन कोर्ट मार्शल पनिशमेंट में भी वो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में। वेयर द पनिशमेंट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। यूनियन लॉ का कोई क्राइम किया है, मैंने मान लीजिए यूनियन लॉ ब्रेक किया है और उसकी वजह से मुझे कोई सजा हुई है, तो तब फिर प्रेसिडेंट आएगा। अदरवाइज फिर गवर्नर के पास में पावर चली जाएगी, पार्डनिंग पावर। गवर्नर के पास में भी पार्डनिंग पावर होती है। इन ऑल केसेस व्हेन पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ, मान लीजिए मुझे लोअर जुडिशियल, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी अगर डेथ सेंटेंस करी है तो उसमें गवर्नर नहीं आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? प्रेसिडेंट आएगा। प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस को, ये याद होना चाहिए। सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस को। दिस इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रेसिडेंट एक्सरसाइज देयर पार्डनिंग पावर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये याद रखना, प्रेसिडेंट अपने मन से पार्डनिंग पावर यूज नहीं करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विल सजेस्ट प्रेसिडेंट कि हाँ इस तरीके से आप इसको एक्सरसाइज कीजिए आपकी पार्डनिंग पावर को। वो अपने मन से नहीं कर सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको सजेस्ट करेंगे और वही सजेशन को यूज करके पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ क्या है? नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू द प्रेसिडेंट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पार्डनिंग पावर। कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं दे रखी है। अब है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर में क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स अप्रूव बाय पार्लियामेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सिंपल है, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी, अभी यूरोपियन यूनियन के साथ में मदर ऑफ ऑल डील वाली बात हो रही है, तो किसके नाम से साइन होगी? प्रेसिडेंट के नाम से साइन होगी। सेकंड, रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम। यूएन में हम जो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के नाम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ही सेंड्स एंड रिसीव्स एम्बेसडर। मान लीजिए कि दूसरी कंट्री के एम्बेसडर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं और भी दूसरे डेलीगेटेड आ रहे हैं, तो उनको कौन वो करेगा? वेलकम करेगा। प्रेसिडेंट रिसीव और रिसीव करते हैं उनको। अब ये मिलिट्री पावर भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। मिलिट्री पावर में क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, उसके बाद में एयर फोर्स और मिलिट्री, इनके क्या कौन है सुप्रीम कमांडर? प्रेसिडेंट है। सेकेंड पॉइंट, ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया और पाकिस्तान वॉर में आ रहे हैं तो इंडिया की तरफ से कौन डिक्लेयर करेगा वॉर? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है, बट हिज मिलिट्री पावर इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये जो उन्होंने वॉर तो डिक्लेयर कर दी है, लेकिन ये अप्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तभी जाकर वॉर डिक्लेयर होगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट की पावर जो है वो नॉमिनल पावर है, रियल पावर तो यहाँ पे डिसाइड हो रही है। प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के साथ में वॉर डिक्लेयर भी कर दी मान लीजिए, लेकिन पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दी, तो क्या इंडिया एंड पाकिस्तान इज इन ऑफिशियली इन वॉर? नो, नॉट, जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव ना करे। थर्ड पॉइंट इज प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयर फोर्स। ये तो आपको पता ही होगा। अब कुछ इमरजेंसी पावर भी एक्सरसाइज करता है प्रेसिडेंट। वो क्या है? प्रेसिडेंट जो है 3 टाइप की इमरजेंसी एक्सरसाइज करता है।
national emergency article 352, president rule article 356 and 365 and financial emergency article 360. ये भी हम जब इमरजेंसी का टॉपिक पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज वीटो पावर. ये वीटो पावर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए. क्या होता है इसमें? अ बिल पास बाय पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव. ये हमने देख लिया था कि बिल जो है वो एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट के पास में असेंट होगी. अब मान लीजिए कि बिल गया है प्रेसिडेंट के पास में, तो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के पास में वीटो पावर होती है. ठीक है, 3 अल्टरनेटिव होता है. एक होता है सस्पेंसिव वीटो, एक होता है पॉकेट वीटो और एक होता है उनका, मैं भूल गया एक कौन सा होता है. 3 अल्टरनेटिव अंडर आर्टिकल 111, ये हमें पता होना चाहिए. असेंट कर सकते हैं बिल को, ओके, असेंट किया जा सकता है बिल को, विदहोल्ड किया जा सकता है और रिटर्न किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं. इफ बिल इज पास्ड अगेन बाय पार्लियामेंट विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट इज 3 करते हैं. हाँ, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो. यहां पे क्वालिफाइड नहीं आएगा, यहां पे पॉकेट वीटो आएगा. क्वालिफाइड वीटो इज नॉट enjoyed by the Indian president, it is enjoyed by the American president, Donald Trump. No qualified veto, why? Because it is overridden. मतलब इसका रीजन हमें नहीं जानना है, लेकिन ये होता क्या है? ओवररिडन बाय लेजिस्लेचर विथ हायर मेजोरिटी. मैंने आपको कहा था ना कि वन चाइल्ड पॉलिसी का बिल प्रेसिडेंट ने वापस भेजा. अब क्या हो रहा है कि पहले 70% की मेजोरिटी थी, लेकिन अब मान लीजिए 80% की मेजोरिटी से उन्होंने रिटर्न किया है. तो ये मैं क्वालिफाइड वीटो के बारे में बता रहा हूँ कि वन चाइल्ड पॉलिसी आया. अब इसको अमेरिकन एग्जांपल से समझते हैं. अमेरिका में कोई बिल आया, प्रेसिडेंट के पास में गया, प्रेसिडेंट ने जो है वो क्वालिफाइड वीटो एक्सरसाइज करी. अब क्वालिफाइड वीटो के बाद में जो है अभी जो बिल पास हुआ था 60% मेजोरिटी से पास हुआ था. बिल वापस गया, अब बिल जो है वो 80% मेजोरिटी से पास हुआ है. तो यहाँ पर फिर प्रेसिडेंट को जो है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा वो बिल को, उस बिल को असेंट देना ही पड़ेगा. ये होता है क्वालिफाइड वीटो. अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है. एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है विदहोल्ड करना अपनी असेंट. ठीक है, विदहोल्ड इज असेंट टू द बिल, देन बिल एंड्स. बिल खत्म हो जाएगा, वो एक्ट बनेगा ही नहीं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, ये अवेलेबल, मतलब प्रेसिडेंट कब यूज करता है ये? जब बिल जो है प्राइवेट मेंबर बिल हो या फिर जब कैबिनेट रिजाइन कर दे. 2 जगह पे यूज होता है ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो. सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या है? वो रिटर्न कर देता है बिल. क्या हो रहा है? व्हेन ही रिटर्न्स बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कि आप फिर से रिकंसिडर कीजिए. लेकिन अब इंडिया में क्वालिफाइड वीटो नहीं है, तो पार्लियामेंट ने वापस से मेजोरिटी से बिल पास करके भेज दिया प्रेसिडेंट के पास में. तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस बिल को. अब वो वापस से रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकता. अब उसके पास में एक ही ऑप्शन है, ही हैज टू गिव असेंट टू द बिल. लेकिन वो सस्पेंसिव वीटो कहाँ का यूज नहीं कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में और मनी बिल में. ये वही चीज यहाँ पे दी हुई है. थर्ड पॉइंट क्या है? ये भी मैंने आपको बता दिया था, व्हेन द पार्लियामेंट रीसेंड्स द बिल टू द प्रेसिडेंट. एक बार पॉज करके पढ़ लेना आप. नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि मैंने बिल लिया और जेब में रख लिया. आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन, आई एम नॉट विदहोल्डिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. मैंने ये जेब में रख लिया. दिस इज पॉकेट वीटो, है ना. तो पॉकेट वीटो का मतलब क्या होगा? आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन, सिंपली कीपिंग बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनिट टाइम. इनडेफिनिट टाइम के लिए, क्योंकि जो पॉकेट वीटो की कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी है. प्रेसिडेंट के पास में कोई टाइमलाइन नहीं है. प्रेसिडेंट के पास में कोई बिल आया ना, तो उसको असेंट करने का कोई टाइमलाइन नहीं है. वो 50-100 साल तक पड़ा रह सकता है बिल. ये याद होना चाहिए. ठीक है, तो कोई टाइमलाइन नहीं है कि इतने टाइम में प्रेसिडेंट को बिल को असेंट देनी ही पड़ेगी. कोई टाइमलाइन नहीं. तो इसीलिए पॉकेट वीटो बहुत इफेक्टिव हो जाता है. तो सिंपली कीपिंग बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनिट पीरियड, अनंत काल तक के लिए बिल पेंडिंग पड़ा रहता है ना. और ये कब यूज हुआ था? ये हमें याद होना चाहिए. 1986 में, इन 1986 प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह एक्सरसाइज दिस पॉकेट वीटो, पहली बार. याद होना चाहिए. अब हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए पॉकेट वीटो अवेलेबल ही नहीं है. ना ही सस्पेंसिव वीटो अवेलेबल है, ना ही एब्सोल्यूट वीटो अवेलेबल है. क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास में आता है, ही मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल. और ये जो ही मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल
24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड किया है, ये याद होना चाहिए। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट स्टेट लेजिस्लेशन। गवर्नर ने कोई बिल रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या तब प्रेसिडेंट वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकता है? लेट अस डिस्कस दैट। आर्टिकल 200 and 201 gives power to governor of the state to reserve a bill passed by the state legislature for reconsideration of president। ठीक है, आर्टिकल 200 और 201 ये बोलता है कि गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को रिजर्व कर सकता है। आर्टिकल 200 एंड 201। अब प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शन है? लेट अस डिस्कस दैट। प्रेसिडेंट मे गिव हिज असेंट टू द बिल और विदहोल्ड बिल। असेंट दे सकता है या विदहोल्ड कर सकता है बिल, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, इफ इट इज नॉट मनी बिल देन ही कैन रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर ने मनी बिल पास किया है, गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया है, तो प्रेसिडेंट जो है वो रिटर्न नहीं कर सकता है मनी बिल, इवन दो वो स्टेट लेजिस्लेचर का है। तो प्रेसिडेंट ना तो पार्लियामेंट के मनी बिल को रिटर्न कर पा रहा है, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के मनी बिल को रिटर्न कर पा रहा है, याद होना चाहिए। थर्ड, आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेचर रिटर्न द बिल टू हिम he either give his assent or withhold it। मान लीजिए कि नॉर्मल बिल है, मनी बिल नहीं है, गवर्नर ने एक नॉर्मल बिल को रिजर्व किया स्टेट लेजिस्लेचर के प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया बिल, किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल वापस पास किया, अब गवर्नर का कोई रोल नहीं है। जैसे ही गवर्नर ने बिल रिजर्व कर दिया है, अब गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। अब प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक दूसरे के साथ में खेलेंगे। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर ने वापस से वही बिल को पास किया, अब वो प्रेसिडेंट के पास में गया। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट या तो असेंट दे सकता है या विदहोल्ड कर सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, जिससे पार्लियामेंट के बिल में होता है ना। ये मैंने अभी आपको बार बार बताया, यही चीज, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। सो दस इन केस ऑफ स्टेट बिल प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो एंड सस्पेंसिव वीटो, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अभी तक ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक तरीके से टेम्पररी लॉ होता है, और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 1, 2, 3 है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1, 2, 3 इज रिलेटेड विथ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस पर इंक्लूडेड, हमने ऑर्डिनेंस कहां से बोरो किया है? हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है? जब पार्लियामेंट रेसेस में, मतलब कि जब लोकसभा सेशन में नहीं है या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तभी पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अगर राज्यसभा भी सेशन में है और लोकसभा भी सेशन में है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता है। दोनों में से कोई सा एक हाउस सेशन में नहीं होना चाहिए, या तो दोनों सेशन में नहीं है या कोई एक सेशन में नहीं है। ठीक है, तो तभी वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब दिस ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है ना, इसका सेम इफेक्ट होता है जो कि एक पार्लियामेंट के एक्ट का, पार्लियामेंट के लॉ का होता है। और ये क्या है? टेम्पररी लॉज है। ऑर्डिनेंसेस आर टेम्पररी लॉज। व्हाई टेम्पररी लॉज? वो अभी हम डिस्कस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स द फॉलोइंग 4 लिमिटेशंस। ये लिमिटेशन है जो हमें पता होना चाहिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में, कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई है। पहली लिमिटेशन क्या है? प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन आइदर और बोथ और वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। ये भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, एन ऑर्डिनेंसेस प्रोमुलगेटेड बाय प्रेसिडेंट व्हेन बोथ द हाउसेज आर इन सेशन इज वॉइड। ये भी मैंने आपको बता दिया था
कि अगर दोनों सेशन में है और प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया तो ऑर्डिनेंस जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। Thus, the power of president to promulgate ordinance is not a parallel power of legislation। इसीलिए वो पैरेलल पावर नहीं है। दोनों में से कोई एक सेशन में नहीं है तो कर सकते हैं, दोनों सेशन में है तो फिर तो पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगा ना, ऑर्डिनेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है। और क्योंकि दोनों जब नहीं है, सॉरी दोनों है और ऑर्डिनेंस जो है वो तब इशू नहीं हो सकता, इसीलिए वो पैरेलल पावर नहीं है। पैरेलल पावर होती कब होती? जब पार्लियामेंट भी सेशन में है और ऑर्डिनेंस भी आप इशू कर सकते हो। उसका सेंस यही है, ऑर्डिनेंस इशू करने का सेंस यही है कि कुछ कंडीशन बन गई, स्पेशल कंडीशन बन गई। कोविड के समय पे स्पेशल कंडीशन बन गई थी, वहां पर स्पेशल लॉस की जरूरत थी, इसीलिए आपने ऑर्डिनेंस पास कर दिए। क्यों? क्योंकि दोनों हाउस सेशन में नहीं थे उस समय पर, इसीलिए हमने कर दिया, इसीलिए वो पैरेलल पावर नहीं होती है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट that render it necessary for him to take immediate action। प्रेसिडेंट अपने मन के हिसाब से ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता, उन्हें लगेगा कि यार कोई सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन आ गई है और ये स्पेशल सिचुएशन ने हमें मजबूर कर दिया है कि हमें एक ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा, इसीलिए हमने ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमulgate किया है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में हम लॉ बनाने जाते हैं तो लॉ पे डिस्कशन होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है और ये टाइम लग जाता, तब तक सिचुएशन और बिगड़ जाती। इसीलिए हमने फटाफट इस चीज से निराकरण के लिए, इस चीज से डील करने के लिए प्रेसिडेंट ने बोला कि इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम इशूइंग एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट सर्कम, ये बता दिया था मैंने आपको। कूपर केस में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कूपर केस में कहा था दैट प्रेसिडेंट्स सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइट, मतलब कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट पॉइंट, हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज कोएक्सटेंसिव एज रिगार्ड्स all matters except duration with the law making power of parliament। ये समझना क्या बोला, इसका मतलब दो होता है, को एक्सटेंसिव है all matters में except duration। अब वो को एक्सटेंसिव क्यों है ये इससे समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट से समझो। An ordinance can be issued only on those subjects on which parliament can make law। पार्लियामेंट लॉ कहां पे बना सकता है? यूनियन लिस्ट पे बना सकता है और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकता है और रेसिड्यू पावर पे बना सकता है। तो प्रेसिडेंट भी अगर ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है तो वो कहां पे इशू कर सकता है? यूनियन लिस्ट के टॉपिक पे कर सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पे कर सकता है और रेसिड्यू के उस पे कर सकता है, इसीलिए कोएक्सटेंसिव, ये पहला रीजन है। व्हाट इज द सेकंड रीजन? एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहा है? सेम कॉन्स्टिट्यूशनल limitation as an act of parliament, hence ordinance cannot abridge or take away any of the fundamental right। parliament का जो लॉ बनाने की पावर है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है ना, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स को आप छीन नहीं सकते हो, तो वही की वही सेम चीज ऑर्डिनेंसेस पे भी अप्लाई होगी। ऑर्डिनेंसेस भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है, ऑर्डिनेंसेस भी जो है वो फंडामेंटल राइट को अब्रीज या फिर टेक अवे नहीं कर सकता है, इसीलिए को एक्सटेंसिव है। मैंने बोला ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन का लॉजिक भी समझते हैं हम आगे। एवरी ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल। क्या कहा? जितने भी ऑर्डिनेंसेस इशू किए हैं, जब कोई भी दोनों हाउस सेशन में है तो वो हाउस के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। इफ ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस इट बिकम्स एन एक्ट। वो ऑर्डिनेंस जो हमने प्रेजेंट किए हैं दोनों हाउसेस के सामने, अगर मेंबर्स ने उसको अप्रूव कर दिया तो वो एक्ट बन जाएगा। इफ पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन एट ऑल ऑर्डिनेंस एक्सपायर आफ्टर 6 वीक्स। मान लीजिए कि आज पार्लियामेंट सेशन में आया है, आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में है, तो आज ऑर्डिनेंसेस को हमने दोनों हाउसेस के सामने रख दिया है। अब हाउसेस के पास में और भी इंपॉर्टेंट काम है, तो हाउसेस ने बोला यार अभी हमको ऑर्डिनेंसेस के पर डिस्कशन नहीं करना, और ऐसा वो हर दिन कर रहे हैं, तो ऐसे 6 वीक हो गए, 42 दिन हो गए। 42 दिन के बाद में ऑर्डिनेंसेस अपने आप खत्म हो जाएगा,
इसीलिए ड्यूरेशन मैंने बोला था, को एक्सटेंसिव है सिर्फ ड्यूरेशन को छोड़ के। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं, सॉरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक बार प्रेसिडेंट की असेंट मिली बिल को, वो एक्ट बना और वो हमेशा रहेगा तब तक कि उसको पार्लियामेंट वापस से रिजेक्ट ना करे या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना करे। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस के ऊपर मेंबर ने कोई डिस्कशन नहीं करा, कोई एक्शन नहीं लिया, तो 6 वीक के बाद में एक्सपायर हो गया ये, बस इसीलिए वो को एक्सटेंसिव है ड्यूरेशन को छोड़ के। बोथ हाउसेस कैन ऑल्सो पास रिजोल्यूशन टू डिसअप्रूव द ऑर्डिनेंसेस। दोनों हाउसेस जो है वो रिजोल्यूशन पास करेंगे कि ऑर्डिनेंसेस को हमको रिजेक्ट करना है, तो ऑर्डिनेंस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब मैंने बताया ना कि दो जो सेशंस होते हैं उनके बीच में गैप क्या होता है, मैक्सिमम 6 होता है। मैंने कहा था ना कि समन करेगा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब कि 6 महीने में एक बार तो समन करना ही पड़ेगा। तो जो ऑर्डिनेंसेस है उसकी मैक्सिमम एज क्या होगी, 6 महीने 6 हफ्ते, 6 मंथ्स 6 वीक्स, 6 मंथ्स 6 वीक मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंसेस की, अगर वो अप्रूव नहीं हो रहा है बाय पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ ऑर्डिनेंसेस एट एनी टाइम, बिल्कुल ठीक बात है, प्रेसिडेंट जो है कभी भी उसको वापस खींच सकता है ऑर्डिनेंसेस को। सेकेंड पॉइंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब कि प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं इशू कर सकता ऑर्डिनेंसेस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर आया प्रेसिडेंट के पास में, नरेंद्र मोदी जी आए द्रौपदी मुर्मू जी के पास में, उन्होंने बोला कि ये कुछ सिचुएशन पर हमें ऑर्डिनेंसेस पास करने, तभी प्रेसिडेंट उस विषय पर ऑर्डिनेंस इशू करेगी। उसके अलावा वो अपने मन से ऑर्डिनेंसेस इशू नहीं कर सकती है, यह डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। नेक्स्ट, एन ऑर्डिनेंसेस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, मैंने बताया था ना रेट्रोस्पेक्टिव कि आज आपकी इनकम 5 लाख रुपए है और रेट्रोस्पेक्टिवली मैं उसके ऊपर टैक्स लगा सकता हूँ कि 2021 से जिन जिन व्यक्ति की 5 लाख रुपए सालाना इनकम है उन सबको टैक्स देना पड़ेगा। आज क्या चल रहा है 2026, तो जिनकी जो 5 साल का टैक्स है वो भी मुझे पे करना पड़ जाएगा। तो ऑर्डिनेंसेस भी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। ऑर्डिनेंसेस कैन मॉडिफाई और रिपील एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोई पार्लियामेंट का एक्ट है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है ऑर्डिनेंसेस, उसको रिपील भी कर सकता है ऑर्डिनेंसेस। इट कैन ऑल्टर और अमेंड टेक्स्ट लॉ, कोई टेक्स्ट लॉ है उसको ऑल्टर कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है, बट इट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है ऑर्डिनेंस, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब पार्डनिंग पावर का एग्जैक्ट आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद होना चाहिए। आर्टिकल 61 किसका था, इम्पीचमेंट का था। 55 किसका है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। 56 किसका है, टर्म का है। तो ऐसा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्डनिंग पावर है इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी पे प्रेसिडेंट डिपेंड नहीं करेगा, दिस इज द सेकंड पॉइंट। और ये एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर है, ये भी याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, नो इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव पावर, इट इज अ व्हाट डू यू कॉल, इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट डज नॉट सीट एज अ कोर्ट ऑफ अपील, जब वो पार्डनिंग पावर यूज कर रहा है तो कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, ये भी याद होना चाहिए। अब पार्डनिंग पावर में कौन कौन सी चीजें आएगी, पहली चीज आएगी पार्डन। पार्डन का मतलब है कि पूरी तरीके से माफ कर दिया, और मैंने आपको कहा था ना कि पार्डनिंग पावर डेथ सेंटेंसेस में कौन एक्सरसाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। मतलब कि कोई एक बहुत ही बड़ा मतलब किसी ने क्राइम कर रखा है, बहुत सीरियल किलर है, वो एक सीरियल किलर है और उसे जो है डेथ सेंटेंस है, वो गया प्रेसिडेंट के पास में, उसने बोला मुझे साइकोलॉजिकल इशू है, तो उस प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट इंडिविजुअल है, थोड़ा सा लिबरल टाइप का है, वोक है, तो प्रेसिडेंट ने बोला, उसने बोला हाँ ठीक है यार, ठीक है चलो इसको मैं पार्डन कर देता हूँ। तो जो डेथ सेंटेंस है उसको पार्डन कर दिया तो फ्री हो गया, पूरी तरीके से फ्री हो गया वो, उसको जेल भी नहीं जाना, उसको कुछ नहीं करना, ही इज़ फ्री। जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, कंप्लीटली फ्री, वैसे वो हो जाएगा। तो ये होता है पार्डनिंग। क्या करते हैं, इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली रिलीज द कन्विक्ट, कंप्लीटली रिलीज द कन्विक्ट।
फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस। उसके बाद में है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या है? सब्सटीट्यूशन ऑफ पनिशमेंट टू लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। मतलब कि मुझे 5 साल की सजा, मुझे 20 साल की सजा हुई है, मैं प्रेसिडेंट के पास में गया, प्रेसिडेंट को और दया आ गई, तो उन्होंने बोला कि इसके सेंटेंस को कम्यूट कर दो, मतलब कि हायर फॉर्म से लाइटर फॉर्म में आ गए, तो मेरे को 20 साल की जगह 5 साल की सजा हो गई। अभी भी इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन 20 साल की जगह मुझे 5 साल हो गया। एग्जाम्पल, डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हाँ, डेथ सेंटेंस दी थी और मेरे को उन्होंने बोला कि यार कम्यूटेशन में क्या हो जाएगा, डेथ सेंटेंस में इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब इसको जो है वो सीरियल किलर है, उसको डेथ सेंटेंस की जगह आप आजीवन कारावास की सजा दे दो। नेक्स्ट इज रेमिशन, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। ये होता है, इसमें क्या है, मुझे है ना, अभी जो मैं बता रहा था ना, 20 साल की सजा हुई है, अब प्रेसिडेंट ने इसको बोला रेमिशन कर दिया और मुझे 10 साल के लिए सजा हो गई। अभी भी मेरे को 20 साल, पहले मैं 20 साल गुजार रहा था जेल में, अब मैं 10 साल गुजार रहा हूँ। उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने चेंज कर दिया था फॉर्म को। उसमें मुझे डेथ सेंटेंस था, डेथ सेंटेंस से चेंज करके मैंने उसका नेचर ही चेंज कर दिया, नेचर चेंज करके मैं उसको आजीवन कारावास पे लेके आ गया। यहाँ पे पहले मैं 20 साल कर रहा हूँ, अब मैं 10 साल कर रहा हूँ, नेचर चेंज नहीं हुआ है, कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। ये किसमें? रेमिशन में। कम्यूटेशन में कैरेक्टर चेंज कर दिया, रेमिशन में कैरेक्टर चेंज नहीं किया है। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब है लेसर सेंटेंस अवॉइड की जाती है देन ओरिजिनल वन ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। वो प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसने प्रेसिडेंट के पास में गया तो प्रेसिडेंट ने रिस्पाइट दे दिया कि यार ये स्पेशल फैक्ट है, स्पेशल सर्कमस्टांस है, शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, तो हम इसको थोड़ा सा लाइटर पनिशमेंट दे देते हैं। स्पेशल फैक्ट दिमाग में रखें। उसके बाद में रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब है इट मीन्स अ स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ दैट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। मान लीजिए मैं सीरियल किलर हूँ और मुझे डेथ सेंटेंस मिल गई है, मैं प्रेसिडेंट के पास में गया तो प्रेसिडेंट ने बोला रिस्पाइट, रिप्राइव कर दिया, मतलब कि मुझे अभी कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में, जो मुझे 10 अगस्त को फांसी की सजा मिलने वाली थी उस पर अभी स्टे लग गया है। अभी भी मुझे होगी फांसी की सजा, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे मेरी जो सजा है उसको स्टे लगा दिया। अब वो 10 अगस्त की जगह कभी और होगी, प्रेसिडेंट का मन हुआ तो शायद मुझे वो कम्यूट कर दें, मेरी लाइफ डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें, ऐसा तो सोचने का समय मिल जाता है। तो ये सारी पार्डनिंग पावर थी, ये आपको याद होना चाहिए था कितनी पार्डनिंग पावर थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो भी हमें याद होने चाहिए प्रेसिडेंट के। पहले तो मैंने आपको 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी बता दिया था। क्या था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में? उसमें यह था कि प्रेसिडेंट वाज मेड ऑब्लिगेटरी टू गिव हिज असेंट और हर असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट डू नॉट हैव एनी चॉइस। ओके, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे रहा है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को उसी हिसाब से अपने एक्शंस, अपने ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये कहता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट को कुछ देंगे तो वो उन्हीं के हिसाब से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपने काम करेंगी, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगी, अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगी। सेकंड क्या है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? प्रेसिडेंट में रिटर्न अ मैटर वंस फॉर रिकंसिडरेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब थोड़ा सा 44th ने क्या बोला कि यार एक बार प्रेसिडेंट को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि एक बार वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोले कि आपने जो भी मुझे एडवाइस दी है एक बार फिर से आप रिकंसिडर कर लो, बस वो एक ही बार बोल सकता है। और नेक्स्ट टाइम वापस से वही एडवाइस दी तो नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड कि उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। ये किससे हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 42nd ने क्या बोला कि जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो ऑब्लिगेटरी है, किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। 44 ने थोड़ी सी नम्रता दिखाई, उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, एक बार आप उनको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हो, सिर्फ एक बार। अब क्या है? प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी, ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी प्रेसिडेंट के पास में कुछ भी नहीं है, जो भी है सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी है। अब वो हम सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी है जहां पे प्रेसिडेंट जो है वो अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से एक्ट कर सकता है, उन्हें एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं होगी। पहला क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन, ये याद रखना, व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी है जब किसी भी पार्टी के पास में क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, ये पहला। सेकंड, और व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, ये दोनों साथ में पढ़ना। प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। अगर ऑब्वियस सक्सेसर है तो सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, तब जाके सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो रही है एंड देयर इज ऑब्वियस सक्सेसर, तब वहां पे सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी यूज नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ, अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। थर्ड, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजॉरिटी। वही, अगर मेजॉरिटी लॉस्ट हो गई इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तब प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, नष्ट कर सकता है। फिर से इलेक्शन होंगे। अब अभी तक हमने प्रेसिडेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल डिटेल में हमने देखा है, कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट अस डिस्कस वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहा है? The vice president occupies second highest office in the country. First highest office क्या था? President था। Second highest office क्या है? Vice president है। Second point, he is accorded a rank next to president in official warrant of presidents. मतलब कि first presidents किसको है? President को। second presidents किसको है? official warrant में vice president को है। Third, ऑफिस इज मॉडल ऑन लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। मैंने बताया था ना, मैं बता रहा था कि हमने कहाँ से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स बोरो किए हैं, तो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने यूएसए से बोरो किया था, वही चीज लिखी हुई है। अब इलेक्शंस क्या होंगे इसके? ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट थिंग, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मैंने बता दिया आपको, बट इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर दोनों आएंगे। इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। सेकेंड पॉइंट, अब यही है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है इसमें, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब इलेक्शन कैसे होगा? जैसे प्रेसिडेंट का हुआ था, बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी तरीके से जो है इलेक्शंस होंगे किसके? वाइस प्रेसिडेंट के। एनी डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, हुज डिसीजन इज फाइनल। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कौन डिसाइड कर रहा था? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट हो रहे हैं तो कौन डिसाइड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं तो कौन डिसाइड करेगा? अगेन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। और सुप्रीम कोर्ट हमें पता है हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर तो हम किसी से अपील कर नहीं सकते हैं, तो उनका डिसीजन ऑब्वियसली क्या होगा? फाइनल होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है ना, उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कौन कंडक्ट कराता है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। बाकी के इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? Elections of the next vice president is to be held within 60 days of expiry of the term of office of outgoing vice president. अब मान लीजिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका टर्म खत्म हो रहा है अगस्त में, तो अगस्त से 60 दिन पहले ही हमें वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा, ताकि ये जो टर्म है खत्म हो, तुरंत हम नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करें।
ठीक है, 60 डे इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन, सेम क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज, याद रखिए प्रेसिडेंट में भी 35 ईयर ऑफ एज थी और यहाँ पे भी 35 ईयर ऑफ एज है। थर्ड इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, याद कीजिए प्रेसिडेंट में मैंने क्या कहा था, क्वालिफाइड एज अ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, यहां पर क्या है राज्यसभा है, कंफ्यूज मत होना। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में मैंने बताया था कि सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल नॉट कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। ओथ कौन दिलाएगा, सॉरी इसको वाइस प्रेसिडेंट को, ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ओथ कौन कंडक्ट करा रहा था, एडमिनिस्टर कर रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ, सॉरी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहां पर कौन है, प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन ऑथ एडमिनिस्टर कर रहा है, इट इज प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन हिज बिहाफ। कंडीशन ऑफ ऑफिस, क्या कंडीशन है, अगर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मान लीजिए कि कल को राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो ही इज नाउ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो उनको लोकसभा की मेंबर से इस्तीफा देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि कोई मेंबर है राज्यसभा का और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो उन्हें मेंबर ऑफ राज्यसभा से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, कोई विधायक है, उन्हें भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तभी जाकर वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में शुडंट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बता दिया था मैंने आपको। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड इमोल्यूमेंट्स, हाँ वाइस प्रेसिडेंट की जो वो है इमोल्यूमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं करी, तो फिर उन्हें कितना इमोल्यूमेंट मिलता है, उन्हें इमोल्यूमेंट मिलता है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उन्हें जो अलाउंसेस है, इमोल्यूमेंट है, वो कौन से मिलते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। तो जो भी पर्क चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास में होते हैं, जो भी इमोल्यूमेंट्स, जो भी अलाउंसेस हम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को देते हैं, वो सेम की सेम वाइस प्रेसिडेंट के पास में जाएंगे। तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट किसके नाम से तनख्वाह ले रहा है, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नॉट एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ये वो कंडीशन ऑफ ऑफिस में है। नेक्स्ट टर्म वही 5 साल का है जो प्रेसिडेंट का था। रेजिग्नेशन वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को दे रहा है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं होता है। प्रेसिडेंट का फॉर्मल इंपीचमेंट होता है, इनका फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं होता। ये रिमूव होते हैं बाय लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी एंड अग्रीड बाय लोकसभा, ये याद होना चाहिए। दिस रिजोल्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हमें कोई रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना है तो वो सिर्फ राज्यसभा में होगा। प्रेसिडेंट में या तो वो लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में होगा। ये याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट, एटलीस्ट 14 डे नोटिस शुड बी गिवन, जैसे प्रेसिडेंट को दिया जाता है। नो ग्राउंड फॉर रिमूवल मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड मेंशन है दैट ही शुड बी रिमूव्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी शुड बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल। अगर वहां प्रेसिडेंट में हमने देखा था कि 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, है ना। अगर डेथ हो रही है, रेजिग्नेशन है, रिमूवल है, तो जो इलेक्शन है मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। यहां पर क्या कहा है, एज सुन एज पॉसिबल। ये डिफरेंस याद होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर यहां पे ट्रिक करेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज। सिंपल है, जब तक कि उसका सक्सेसर अज्यूम नहीं कर रहा है चार्ज, वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू रिमेन वाइस प्रेसिडेंट। 7th,
न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 years। जब उन्होंने ऑफिस ऑक्यूपाई किया वहीं से उनके 5 साल चालू होंगे। नेक्स्ट इज इलेक्शन डिस्प्यूट। मैंने आपको बता दिया था कि एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करता है और उनके डिसीजन फाइनल होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? नो सच डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज। मान लीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा के, मैंने बोला था, मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर 12 हैं। अब वो 12 ही जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, जब वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग हुई, वो प्रेजेंट नहीं थे। अब वो प्रेजेंट नहीं थे, है ना, अब वो किसी भी कारण से नहीं हो। अब क्या हुआ है कि कुछ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था ये कंप्लीट नहीं था, ये पूरा नहीं था। क्यों पूरा नहीं था? क्योंकि ये 12 लोग नहीं आए थे। अब क्योंकि ये 12 लोग नहीं आए थे तो यहाँ पे वैकेंसी थी, तो ये इलेक्शन वॉइड के, ये इलेक्शन जो है वो लीगल कैसे? इट शुड बी इलीगल, क्योंकि वैकेंसी थी यहाँ पर, वो जानबूझकर नहीं आए। तो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज की जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें वैकेंसी है। ठीक है, ये सेम चीज प्रेसिडेंट के केस में भी अप्लाई होती है। मान लीजिए कि किसी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ने वोटिंग देने नहीं गए, वो उनको डर लग रहा था, तो हमने क्या, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने बोला कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये इनकम्प्लीट था, तो क्योंकि ये इनकम्प्लीट था तो ये जो इलेक्शन में वोटिंग हुई है इसको आप जो है वो इलीगल मानो, इसको आप वॉइड डिक्लेयर करो, इनवैलिड डिक्लेयर करो। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कॉलेज जो है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो वेकेंट है बाय सम रीजंस, वो ग्राउंड नहीं हो सकता है फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शंस टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। ये वही चीज लिखी हुई। नो सच डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज। थर्ड पॉइंट, इफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड void, acts done by him before the date of such declaration of Supreme Court are not invalid। वही चीज जो प्रेसिडेंट में थी सेम चीज वाइस प्रेसिडेंट के साथ में है। अब पावर्स एंड फंक्शंस, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सेकंड, एक्ट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द अनचैलेंज्ड गार्डियन ऑफ द प्रेस्टीज एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। मतलब क्या होगा कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो चेयरमैन भी है राज्यसभा का। He is also the principal spokesperson of the house and represents the collective voice to the outside world। सिंपल है, समझाने की जरूरत नहीं इसको। He ensures that the proceeding of house are conducted in accordance with relevant constitutional provisions। जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही है वो ये कोशिश करेगा कि वो बिल्कुल जो हाउस के रूल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। If someone is doing हुड़दंग, if someone is making illegal comments, obscene comments or making obscene gestures within the house, तो फिर उसको डिसिप्लिन कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि हाउस प्रॉपर डेकोरम में मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज he is custodian and guardian of rights and privileges of the house of its members। सिंपल है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन प्रेसिडेंट ऑफिस ड्यू टू डेथ और रिमूवल। ये मैंने आपको बता दिया था जब आपको प्रेसिडेंट मैंने पढ़ाया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट तो उसको सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे जो प्रेसिडेंट को मिल रहे थे, सारे एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे जो प्रेसिडेंट को मिल रहे थे, सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो प्रेसिडेंट को मिल रहे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। ये मैंने आपको प्रेसिडेंट अभी जस्ट पढ़ाया था तब बता दिया था। फोर्थ पॉइंट यही लिखा हुआ है, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। While acting as a president, he does not perform duties of chairman of Rajya Sabha. Those are performed by deputy chairman of Rajya Sabha। ये याद होना चाहिए कि जब वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट देन ही इज नो लॉन्गर अ चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। उस समय पर चेयरमैन ऑफ राज्य सभा कौन होगा? जो डेप्यूटी चेयरमैन है। तो ये याद होना चाहिए, वो दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया है तो थोड़े 6 महीने के लिए उन्हें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होंगे वो। नेक्स्ट इज इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को कंपेयर किया है। क्या होता है ना कि जब मान लीजिए अभी डोनाल्ड ट्रंप की आकस्मिक डेथ हो जाए
तो इस समय पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट होगा और वो रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए होगा। अभी मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को 2 साल हो गए प्रेसिडेंट के लिए, अब वो 2 साल और वहां पे 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना, शायद 4 साल के लिए बनते हैं, हाँ 4 साल के लिए शायद बनते हैं वहां पे, तो 4 साल के लिए बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2 साल के लिए है। अब डोनाल्ड ट्रंप की डेथ हो गई, ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप की डेथ हुई है तो वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है ही विल बी प्रेसिडेंट फॉर 2 years, नॉट फॉर द 4 years बट फॉर द 2 years ओनली। तो ये डिफरेंस है पहला। हमारे इसमें 6 महीने तक ही रह सकता है, वहां पे फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। ये वही चीज लिखी हुई है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, अगर आपने हाउस ऑफ कार्ड्स करके एक नेटफ्लिक्स पे शो है, बड़ा अच्छा शो है, देखना उसको, तो वो आप तुरंत समझ जाते मैं क्या कहना चाह रहा था। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडेसेसर, ठीक है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट अज्यूम हिज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल्स वैकेंट फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म, ही merely serves as an acting president. His office was created to maintain political continuity। समझा दिया, वही चीज उन्होंने दूसरे लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इसको रीड कर लेना, समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि फैक्ट है। आज हमने डिस्कस कर लिया है प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट। अब इसके क्वेश्चंस भी हैं, वो आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने स्लाइड्स में कर दिए क्योंकि फिर वो जो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा। तो हमने प्रेसिडेंट को एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी, इनफैक्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा दिया प्रेसिडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोशिश करना आप इसको एक बार फिर से देखो, रिवाइज करो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो जो वोट वैल्यू है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज होते हैं, मत कंफ्यूज होना। बस ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। वोट वैल्यू जो होती है एमएलए की वो वरी करती है स्टेट टू स्टेट। इसमें ज़्यादा डीपली घुसोगे तो कंफ्यूज होगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, माथा पचाओगे, मत पचाना, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट हमने कवर कर लिया है, प्रेसिडेंट हमने कवर कर लिया है डिटेल में। अब हम नेक्स्ट में कोशिश करेंगे या तो पार्लियामेंट लेने की या स्टेट लेजिस्लेचर लेने की। आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। जय हिंद।